Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. We have started the practice question series. This is the part 2 of chemical periodicity questions. In this video, we will discuss question number 11 to question number 20. Part 1 I have already uploaded जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा पेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा? नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? द रिलक्टेंस ऑफ द s electrons to take पार्ट इन बॉन्डिंग. मतलब जो इनर s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड रहना चाहेंगे और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट. और ये होता क्यों है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हैं? थैलियम, लेड, बिस्मथ एंड सल्फर. इन सब में से हमें बताना है इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लगेगा. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है लोअर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. तो जो लोअर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते. इंस्टेड दे आर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो यहाँ पे सल्फर के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लोअर एलिमेंट्स के लिए लगता है. तो किस किस में लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट? थैलियम में, लेड में और बिस्मथ में. तो इनमें से किस किस पेयर में लग रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट? लेड एंड बिस्मथ, लेड एंड थैलियम एंड बिस्मथ एंड थैलियम. दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 12, इन सब ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 1 के एलिमेंट्स सेम ग्रुप के हैं, ऑप्शन नंबर 2 के सेम ग्रुप के हैं, ऑप्शन नंबर 3 के भी सेम ग्रुप के हैं और ऑप्शन नंबर 4 के एलिमेंट्स भी सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप में सेम नहीं है. मतलब आपस में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम नहीं है, चाहे ये सेम ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं. तो ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख लिए. स्कैंडियम वाली सीरीज है 3D सीरीज, यट्रियम वाली सीरीज है 4D सीरीज और लैंथनम वाली सीरीज है 5D सीरीज. तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो स्कैंडियम वाला ग्रुप सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, टिटेनियम वाला ग्रुप सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है. सिमिलरली मैंगनीज वाला ग्रुप, कॉपर वाला ग्रुप और जिंक वाला ग्रुप सबके सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होते हैं. मतलब लास्ट टू ग्रुप्स, फर्स्ट टू ग्रुप्स और मैंगनीज वाला ग्रुप सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस शो करते हैं. तो इन सारे ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपस में सिमिलर नहीं है. नाउ इन केस ऑफ 4D सीरीज किस किस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनके ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट से अलग है? नायोबियम की, रुदीनियम की, रोडियम की और पैलेडियम की. और 5D सीरीज में किस किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट से अलग हैं? टंगस्टन की और प्लैटिनम की. नाउ वेनेडियम की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है s2d3. नायोबियम, रुदीनियम और रोडियम में सब में क्या होगा? s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो नायोबियम की क्या हो गई? s1d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सिमिलरली आयरन इज s2d6. रुदीनियम में अगेन क्या हो जाएगा? s1d7. कोबाल्ट s2d7. रोडियम में क्या हो जाएगा? s में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8. और पैलेडियम में क्या होता है? s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता इन केस ऑफ पैलेडियम. तो निकल की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है s2d8, वेयर एज पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है s0d10. और अगर 5D सीरीज में बात करें तो टंगस्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम से मैच नहीं करती. क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन s1d5, वेयर एज टंगस्टन में क्या होगा? s2d4. और यहाँ पे प्लैटिनम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल से मैच नहीं करेगी. और प्लैटिनम में क्या होता है? s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी s1d9. तो इन सभी ग्रुप्स में से ही ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट्स की सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो. सभी में कोई ना कोई एक्सेप्शन है. सो ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स गिवन है, इनके एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ बोरोन फैमिली. And in general, as we move down the group,
साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। बट यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम और गैलियम का कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, गैलियम एटॉमिक नंबर 31। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई एल्यूमिनियम की? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। और गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद क्या आएगा? 4s शेल और उसके बाद आएगी 3d अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल। तो ये दोनों कैसे एलिमेंट्स हैं? है तो p ब्लॉक के एलिमेंट्स ही। बट इस केस में अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो इन केस ऑफ गैलियम यहाँ पर d में 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हुए हैं और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं d के, ये बहुत ही ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं बिकॉज d और f ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और न्यूक्लियर इफेक्ट स्ट्रांग होने का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस ज़्यादा पुल लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे और साइज कैसा हो जाएगा? साइज विल डिक्रीज। इसीलिए इस केस में क्या है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, हमें यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स गिवन है और इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसके केस में हैं? इसके केस में 4 ऑक्सीजन्स हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? HClO4 की। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स HClO4 के केस में। फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन्स का नंबर डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, the ionic radii of N3 negative, O2 negative and F negative are. The size of anion is greater when compared to its parent element. इसका मतलब क्या है कि N3 नेगेटिव का साइज N से बड़ा होगा, O2 नेगेटिव का साइज O से बड़ा होगा और F नेगेटिव का साइज F से बड़ा होगा। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज अनायन पे इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे साइज भी क्या होता जाता है? इंक्रीज। क्योंकि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन का मतलब है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट से होता क्या है? साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज होगा N3 नेगेटिव का, उसके बाद O2 नेगेटिव का और उसके बाद F नेगेटिव का। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या हो गए? सबसे ज़्यादा वैल्यू N3 नेगेटिव, उससे कम O2 नेगेटिव और सबसे कम वैल्यू F नेगेटिव। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? व्हेन वी अरेंज देम फ्रॉम लीस्ट नेगेटिव वैल्यू टू मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। नाउ सारे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होती हैं फॉर हैलोजेंस। बिकॉज अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बन जाती है इनकी, जिसके कारण क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है और वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो थर्ड ऑप्शन तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। नाउ वी नो इन पीरियोडिक टेबल जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। मीन्स ये जो टॉप लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये क्या हैं? मेटल्स। और मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गेनिंग देम। और सबसे लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास? अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में से किस ऑप्शन में हमें फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट मिल रहा है? इन ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कैल्शियम क्या है? एक अल्कलाइन अर्थ मेटल
वेयरएज एल्यूमिनियम और कार्बन क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है हमारे पास तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। क्या ये ऑप्शन सही है? सबसे पहले तो हमें पता है कि जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल होता है उसके पेरेंट एलिमेंट से, मतलब एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ऑल्सो जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला हमें? कैटायन का चार्ज ज़्यादा तो साइज कम, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? कैटायन पे चार्ज कम तो आयनिक रेडियस कम, बट ऐसा तो होता नहीं है। कैटायन पे चार्ज कम तो आयनिक रेडियस क्या होता है? ज़्यादा। और कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होगा तो ही आयनिक रेडियस कम होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा अनायन पे उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे अनायन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण साइज भी क्या होगा? इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3, एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स का डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। ऑप्शन नंबर 4, व्हेन वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है तो साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, इन तीनों आयंस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये हैं स्ट्रक्चर्स। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने का क्या मतलब है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स होने का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस केस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहा है तो उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नाउ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो nth शेल में ही एंटर करता है। इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 सब शेल, एंड इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 सब शेल। तो ये तो आउटर मोस्ट सब शेल ही है। n-1 सब शेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और n-2 सब शेल को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा ऑर्डर सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें, क्या गिवन है? सबसे बड़ा साइज अनाइन का, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मेटेलिक रेडियस का क्या ऑर्डर गिवन है? सबसे ज़्यादा रुबीडियम का, देन पोटेशियम का, देन सोडियम का, देन लिथियम का, और ये सारे कैसे मेटल्स हैं? अल्कलाइन मेटल्स। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन की होती है सारे हेलोजेंस के लिए, और यहाँ पे गिवन भी क्या है? हेलोजेंस
और हेलोजेंस में से भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए होती है? क्लोरीन के लिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या होता है P3, ऑक्सीजन में क्या होता है P4। P3 का मतलब क्या है? हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशंस क्या होती हैं? स्टेबल। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ऑप्शन में क्या गिवन है हमें कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है ऑक्सीजन से। तो ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर नहीं है, और हमसे पूछा भी क्या था, कौन सा ऑर्डर यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।